फ्रेंड्स, आई एम एस दिवाकर सिंह। ये आज का हमारा सेक्शन जो है इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 9th के साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। ये चैप्टर्स बहुत इजी चैप्टर है। एक तरह से आप देख सकते हैं इजी भी है, एक तरफ से टफ भी है। टफ ऐसे बन जाता है कि कैलकुलेशन बेस्ड भी है और समझने के लिए भी टफ है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। इसमें का इंट्रोडक्शन पॉइंट हमारा क्या क्या है, जिससे इसमें हम लोग देखेंगे वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है और पावर क्या होता है। यही हमारे एनसीईआरटी कोर्स में है और यही 5 पॉइंट्स हमें देखने हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट वाइज। पहले हम लोग वर्क पे काम करेंगे, फिर एनर्जी पे काम करेंगे, फिर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे, फिर लॉज ऑफ एनर्जी पे, फिर पावर पे। तो पहले हम लोग वर्क का देख लेते हैं कि वर्क का मैटर क्या है, इसमें वर्क क्या कैसे होता है। ओके, आइए देखते हैं। हम लोग अपने स्क्रीन पे आ गए हैं। ये हमारा वर्क वर्क कैसे काम करेगा, वर्क क्यों काम करेगा और किस तरह करेगा, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वर्क इज सैड, वर्क कहता क्या है कि कोई भी काम तब होगा, कोई भी काम तब होगा जब कोई फोर्स, ध्यान दीजिएगा, जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर डिस्प्लेस्ड किया जाए और उसकी पोजीशन में एक चेंज आ जाए। जैसे कि इतना तो आपने केवल एक थ्योरी पढ़ी है। जैसे थ्योरी पढ़ लेने से एक फ़ायदा होता है कि कोई भी चीज़ रहती है तो लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में सेट हो जाती है। ओके, तो पहले थ्योरी में हम लोग देखते हैं कि थ्योरी से निकल क्या रहा है। थ्योरी से इतनी बातें हमें पता चली कि वर्क कहता है एक अप्लाइंग फोर्स, कोई भी अप्लाइंग फोर्स हो, ये एरो इस पे अप्लाई हो रहा है, कोई भी अप्लाइंग फोर्स हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो जाए अपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे, तो समझ लेना कि आपने बहुत सारा काम कर दिया, वर्क इज डन। आपने इतना काम किया कि आप थक गए, बहुत मेहनत की आज आपने। तो अब हम लोग जरा फोटो के तहत थोड़ा देख लेते हैं कि फोटो हमारी क्या कहती है। थोड़ा से सब कहते हैं कि एनिमेशन के द्वारा ज़्यादा समझ में आता है, तो एनिमेशन के द्वारा हम ये कहते हैं, सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक आदमी मैन है, ऑब्जेक्ट मैन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसको धक्का दे रहा है और ये अपने प्लेस से मूव हो रहा है। दैट्स मीन इट इज डन वर्क, ये काम कर रहा है। अभी मान लीजिए, सपोज करिए कि ये भाई साहब धक्का दे रहे हैं, ये एक वॉल है, इसको हम इस टाइम एक वॉल की तरह मान लेते हैं, या फिर मान लें कोई भारी चीज़ है जिस पे ये अपना फोर्स लगा रहा है, बट ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। इसका जो इधर से 200 न्यूटन फोर्स है और इधर से 100 न्यूटन फोर्स है। ये अनबैलेंस्ड फोर्स होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यह इसने कोई भी वर्क नहीं किया, इसने कोई भी काम नहीं किया, खत्म हो गया ये। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई काम करें और ऑब्जेक्ट को मूव करें तो वर्क हुआ। आपने कोई काम किया, ऑब्जेक्ट वहीं बैठा रह गया, कोई मूवमेंट नहीं आया, तो समझ लीजिए आपने कोई वर्क नहीं किया। आप तब वर्क करेंगे जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, आप तब वर्क नहीं रहेगा जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ये दो केसेस में बनते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि साइंटिफिक कंसेप्शन क्या कहता है। साइंटिफिक कंसेप्शन में इसमें कहता है कि अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई फोर्स होता है तो किसी ऑब्जेक्ट पे ही एक्ट करेगा, ये हमें पता है। अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी फोर्स रहेगा वो किसी ऑब्जेक्ट पर ही लगेगा, कहीं बाहर तो हम लगाने जाएंगे नहीं। कोई भी फोर्स होगा ऑब्जेक्ट पे लगेगा, ठीक है। पहली कंडीशन, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और ऑब्जेक्ट को मस्ट बी डिस्प्लेस्ड मतलब ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन चेंज करनी ही पड़ेगी। मस्ट बी डिस्प्लेस्ड तब कहलाएगा कि आज हमने बहुत सारा काम किया।
आप लोगों ने सुना होगा कि घर में आप दिन भर काम करते हैं लेकिन मम्मी कहते हैं कौन सा काम करके आए, या फिर गांव के लैंग्वेज में बोलते हैं कौन सा लड़िया ढकेले हो। तो ये कोई वर्क नहीं हुआ। मान लीजिए आपने कोई सामान उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया, ये कोई वर्क नहीं हुआ। आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया बट ये कोई वर्क नहीं। आप किसी दीवार पे धक्का दे रहे हैं, मान लीजिए ये दीवार है, आप इस पे खूब तेज से धक्का दे रहे हैं। ये दीवार 400 न्यूटन की ताकत रखती है अपने पास, और आप 50 न्यूटन से धक्का दे रहे हो, तो दीवार को हिला पाओगे? नहीं हिला पाओगे। और आप चाहे हिलाते इसको दीवार पे जोर देते देते पूरा दिन अपना पास कर दो, लेकिन थक जाओ मर जाओ उससे उसको कोई फर्क नहीं। अगर ये दीवार हिल गई अपनी जगह से तब तो वर्क हुआ, नहीं हिली तो वर्क नहीं हुआ। ये वर्क का सीधा सा फंडा है। इसकी डेफिनेशन एक बार फिर देख लेते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन, काम हुआ तो डन हुआ, अप्लाइंग फोर्स हुआ तो ऑब्जेक्ट पे हुआ, और ऑब्जेक्ट पे होने के बाद वो डिस्प्लेस्ड हुआ अपनी पोजीशन से डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। बस ये वर्क हुआ, डन हुआ, अप्लाइंग फोर्स हुआ, ऑब्जेक्ट पर हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हुआ पोजीशन मतलब अपनी पोजीशन से, और किस तरफ हुआ? डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ हुआ। ये ऐसे पॉइंट्स याद कर लीजिए, समझ लीजिए आपको वर्क की डेफिनेशन लर्न हो गई। बहुत इजी था। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एक कंसेप्ट है हमारा, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। जो हमारी वर्क की एसआई यूनिट बनाई गई है वो है जूल। तो जूल रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? तो जूल रिप्रेजेंट किया जाता है जे से। ओके। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क को लिखा क्या जाता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई काम तभी होगा जब हम फोर्स लगाएंगे और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होगा। मतलब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा क्या होता है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? मीटर। तो हमारा इससे फार्मूला क्या बना? न्यूटन मीटर। ओके। तो इससे आपको ये पता चलता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम लोग न्यूटन लिख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट को m लिख सकते हैं। तो वी कैन से, आप तब ये कह सकते हैं कि जब फोर्स हमारा न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर होता है, तो 1 जूल, मतलब 1 जो जूल है वो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। मतलब वर्क इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ओके। तो ये इस हमें याद क्या क्या करना है, ये तो हमने लिख दिया है। आपको याद क्या करना है? एक का आपको एसआई यूनिट याद करनी है जूल, और इसका ये याद करना वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और आपको ये भी याद करना फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, और 1 जूल में 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है। तो याद करने वाली चीज़ मैं फिर से हाईलाइट करता हूँ, जैसे कि थोड़ा कलर बदलते हैं। जूल, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, और ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी ताकि याद भी हो जाए। ओके। इतनी चीज़ें आप केवल पढ़ लीजिएगा बस, बाकी तो ये पूरा चैप्टर अब लगभग ख़त्म हो गया है। अब देखिए, अब थोड़ी कहानी शुरू होगी कि जो वर्क होता है वो निगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो होता है। जैसा कि हम लोग एक्सीलरेशन में देखते हैं कि एक्सीलरेशन निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो जो निगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसे क्या कहता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी तो हम लोग इसमें देखते हैं वर्क में। तो वर्क में निगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो, जैसे कि आप पॉजिटिव निगेटिव जीरो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट केस देखेंगे पॉजिटिव का। पॉजिटिव कहता क्या है? पॉजिटिव ये कहता है कि द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पॉजिटिव क्या कहता है? द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो ऑब्जेक्ट हमारा वो डिस्प्लेस होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। जैसे कि हम लोग, अगर अभी हम थोड़ा वैसे समझाते हैं फिर आपको एक फोटो दिखाएंगे। तो सपोज करिए ये कोई बॉक्स है, मैं बी से डिनोट कर दे रहा हूँ, और ये कोई मैन है,
हैप्पी हैप्पी मैन है, ये भाई साहब इसको खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो ये जिधर से फोर्स लगा रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट उधर ही को मूव कर रहा है, दैट्स मीन पॉजिटिव वर्क। ये एक पॉजिटिव वर्क हुआ। जैसा कि अब हम लोग देखेंगे फोटो में, ये हमारे जो भाई साहब हैं ये इस चेयर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन खींच रहे हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि वर्क तीन तरह के होते हैं। अब कहेंगे आप, एक इधर अपनी तरफ लगाएगा, एक इस तरफ लगाएगा, और एक होता है जब सामान हम लोग ऊपर उठा लेते तो एक नीचे की तरफ लगेगा या ऊपर की तरफ लगेगा। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। पॉजिटिव में तो हमें इतना पता चला कि कोई भी, ये भाईजान हमारे जो मतलब भाई साहब हैं ये अपनी तरफ किसी चेयर को खींच रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो मतलब कि फॉर्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल टू प्लस एफ इंटू एस। मतलब कि पॉजिटिव में रहेगा अगर तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और एक बात, यहाँ पे कॉस, ट्रिग्नोमेट्री में हमारा एक चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है कॉस। कॉस 0 डिग्री का मान होता है यहाँ पे 1। ओके, यहाँ पे जो कॉस 0 डिग्री का मान बनता है वो 1 होता है। ओके, जैसे थीटा होता है एक, तो कॉस थीटा को हम लोग यहाँ पे 1 मानेंगे, और जो 0 डिग्री रहेगा, 0 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है क्योंकि हम लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जिस तरफ से फोर्स लगाए, सपोज करिए इस तरफ से फोर्स लगा, फिर वो ऑब्जेक्ट इसी तरफ को चला आ रहा है, तो यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है नहीं ना, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1। ओके, अब हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ निगेटिव। निगेटिव के केस में होता क्या है, दरअसल द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। जब आप कोई फोर्स लगाते हैं F, ये बॉक्स है B और ये इधर को मूव कर रहा है, ठीक, M से लिख दे रहा हूँ, डिस्प्लेस्ड D लिख देता हूँ, डिस्प्लेस्ड। इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, लगा, ऑब्जेक्ट इधर को गया, गया, तब ये होता है कि इधर से हमने लगाया, ये पूरा एक बनाता है 180 डिग्री। मैथ्स में आप सभी ने पढ़ा होगा, लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन कोई भी हो वो 180 डिग्री बनाती है। तो जब कोई भी चीज़ इधर से फोर्स लगी, इधर चली गई, तो वो वहाँ पे 180 डिग्री बनाती है। ऐसे में निगेटिव का सिचुएशन बनता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं F या फिर सॉरी, इसको ही हम लोग डिनोट करेंगे W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा ये सिस्टम पूरा निगेटिव में चेंज हो गया है, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा है। इसलिए जो इसकी थ्योरी पढ़नी जरूरी है, क्योंकि थ्योरी लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग में सेट रहती है। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। ये कहना चाह रहे हैं कि आप जिस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइंग फोर्स का आपका जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में अगर डिस्प्लेस्ड हो रहा है तो हमारा निगेटिव रहेगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा एनिमेशन के साथ समझते हैं तो उसमें ज़्यादा मजा आएगी। तो जैसे ये हमारे एक भाई साहब यहाँ भी हैं, ये इस चेयर को सामने की तरफ पुल कर रहा है, सामने की तरफ, तो ये चेयर इस साइड मूव कर रही है। तो ये इससे पता चलता है कि ये निगेटिव का काम कर रहा है। ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये 180 डिग्री का बना रहा है, इसलिए इनका काम निगेटिव जा रहा है, और ऊपर वाले जो थे वो पॉजिटिव कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ जीरो।
जीरो के केस में होता है द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल होता है 90 डिग्री होता है। कैसे? ये थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं एक बात बताता हूँ। सपोज करिए कि आपने ये बॉक्स उठाया, ठीक, तो आपने तो उठाया, आपका हाथ दर्द हुआ, लेकिन ताकत लगाई आपने, आपको लगा कि हमने बहुत काम किया, ठीक है, बॉक्स उठा लिया आपने, कुछ दूर आए भी, लेकिन जो यहाँ पे ये 90 डिग्री पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, पृथ्वी का अट्रैक्शन भी तो लग रहा है। ये जो फोर्स होगा ये जीरो होगा, बिकॉज क्यों जीरो होगा? इसका रीज़न है कि जब आपने सामान उठा लिया, आप गए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, तो आपको ये पहली सिचुएशन कॉस 90 का मान होता है जीरो, फर्स्ट सिचुएशन। और सेकंड सिचुएशन हमारी ये बनती है कि फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी का एक्सीलरेशन फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने कोई काम नहीं किया, इसलिए वो वहां पे जीरो हो गया, क्योंकि तब से हम वही खड़े हैं, हम डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। हमने तो काम किया, वो तो हमारे लिए तो निगेटिव या पॉजिटिव का बन जाएगा, लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके लिए ये जीरो रहेगा। इसलिए तीन केस बनते, एक पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। ओके, अब मिलते हैं एनर्जी में।